वेलकम डियर सभी। तो आज हम काफी टाइम के बाद आपके लिए लेकर आ चुके हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साउथ कोरियन सीरीज द अटिपिकल फैमिली की स्टोरी। तो कहानी की शुरुआत में एक ओल्ड लेडी मिस एनी अपनी बेटी को कह रही होती है कि मोटो उड़ के दिखाओ, और ये लोग अभी समंदर के बगल वाले ऊंचे पहाड़ पे मौजूद होते हैं। काफी कोशिश करने के बावजूद भी मोटो उड़ने की हिम्मत नहीं कर पाती। हाँ दोस्तों, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि मैं इतनी मोटी हूँ, कहीं गिरकर मर ना जाऊं। वहीं मिस एनी अपने बेटे बैन से कहती है तुम पास्ट में जाओ, मगर वो तो शराब घटकाने में बिजी होता है। उसके डैड उसके हाथों से शराब की बोतल छीन लेते हैं और कहते हैं कि बेटा आंखें बंद करो और पास्ट में जाने की कोशिश करो। मगर बैन तो फिर से शराब की बोतल लेकर पीना शुरू कर देता है। इसके बाद मिस एनी अपनी ग्रैंड डॉटर से, जिसका नाम इना है, उससे कहती है बेटा तुम भी अब मिडिल स्कूल में आ गई हो, तुम्हें भी अब तक अपने सुपर पावर को अनलॉक कर लेना चाहिए। पर वो तो थी मोबाइल चलाने में बिजी। तब मिस एनी थोड़े भावुक होकर कहती है कि हमारी फैमिली बर्बाद हो गई है, ना तो मुझे नींद की झपकी तक आती है, ना मैं फ्यूचर देख पा रही हूँ अपने सपने में, और ना ही तुम लोगों के सुपर पावर्स काम कर रहे हैं। मेरा तो ऐसा जी चाह रहा है कि मैं इसी पहाड़ से कूद कर अपनी जान दे दूं। ये कहकर वो भागकर किनारे पे जाती है। पर उसकी फैमिली में उसके हस्बैंड के सिवाय किसी और को उतनी रत्ती भर भी चिंता नहीं होती कि दादी कहीं जा रही है मरने के लिए। जिससे दोस्तों दादी का हस्बैंड यानी कि दादा अपने फैमिली पे चिल्लाने लग जाता है। तभी उनका बेटा बैन अचानक से समुद्र में कूद जाता है। लोग चिल्लाने लग जाते हैं कि अरे बचाओ बचाओ, कोई तो डूब रहा है। और तब एक जेनी नाम की लड़की आकर उसे बचाती है। वो उसे अपने कंधे पे उठाकर किनारे पे लेके आ जाती है। तब तक वो बेहोश हो चुका था। जिसके बाद जेनी को उसे माउथ टू माउथ सीपीआर देने के बाद जगाना पड़ जाता है। और बैन जैसे ही जागता है ना, उसे जेनी में अपनी वाइफ सीना दिखाई देने लग जाती है। इसीलिए वो उसे सीने से लगा लेता है। पर जैसे उसको रियलाइज होता है कि ये तो कोई और है, तो वो फिर से बेहोश होने की नौटंकी कर जाता है, या फिर हो जाता है बेहोश। और तब तक में दोस्तों बैन के पेरेंट्स भी वहां पर आ जाते हैं। वो फौरन अपने बेटे को लेकर नजदीकी हॉस्पिटल लेके जाते हैं, जहाँ पर फिर बैन होश में आता है। और जब उसकी मॉम उससे पूछती है कि तुम क्यों कूदे थे, तो वो कहता है कि वो बस माँ एक बस एक्सीडेंट था, मैं जानबूझकर नहीं कूदा। फिर दोस्तों अगले दिन की बात है, हम जेनी को देखते हैं एक मसाज पार्लर में। जेनी यहाँ पे नहीं होती है। वो यहाँ के स्टाफ्स को आपस में बातें करते हुए देखती है, वो भी एक ओल्ड लेडी के बारे में, जिसने ये ऐलान करके रखा हुआ है कि जो भी मुझे अपने मसाज से रिलैक्स कर पाएगा और मुझे नींद में भेज पाएगा, मैं उसको 1 मिलियन का इनाम दूंगी। पर इन स्टाफ्स ने पहले भी ट्राई करके देख लिया है, पर वो जो लेडी है किसी भी मसाज से खुश नहीं होती, मतलब उसको किसी भी मसाज से नींद नहीं आती। इसीलिए इन स्टाफ्स में से अब कोई भी उन्हें सर्विस नहीं देना चाहती, जिससे मसाज पार्लर की मैनेजर परेशान हो जाती है और कहती है ऐसा कैसे चलेगा, तुम लोग अगर नहीं जाओगे उनको सर्विस देने तो क्या मैं जाऊंगी। और तब जेनी मसीहा की तरह उनके सामने आती है और कहती है कि मैं उन्हें सर्विस देने को तैयार हूँ, मैं कोशिश करूंगी उनको नींद में भेजने की। तो जब वो उस ओल्ड लेडी को मसाज देने जाती है दोस्तों, तो सबसे पहले वो उनको एक हर्बल टी ऑफर करती है। पहले तो वो लेडी उसको लेने से इनकार कर देती है कि ये तो यहाँ की रेगुलर चाय होगी, बेकार होगी, मुझे नहीं पीनी। तो तब जेनी बताती कि नहीं नहीं, ये माउंटेन में मिलने वाली खास जड़ी बूटी वाली चाय है, मुझे हाइकिंग पसंद है ना, तो मैंने खुद इसे लिया है। ये माइंड को रिलैक्स करने में बहुत ही फायदेमंद होता है, और मैंने सुना है आपको इंसोमिनिया है, आप एक बार ट्राई तो कीजिए, फायदा होगा। जेनी उनके सामने चाय रखकर खुद जाती है ऑयल लेने के लिए। उसके जाने के बाद वो लेडी जो अभी तक मुंह नीचे करके लेटी हुई थी, वो उठकर चाय पीती है और हमें पता चलता है ये लेडी कोई और नहीं बल्कि मिस एनी ही है दोस्तों। कुछ देर के बाद जेनी वापस आती है और बड़े ही अच्छे से उनका मसाज कर देती है। जिसके बाद तो कई अरसों के बाद मिस एनी को आ जाती है नींद, और जब वो जागती है तो बड़ी हैरान होती है और सीधे अपने रिसेप्शन पे जाकर उस लड़की को बुलाने के लिए कहती है जिसने उनकी मसाज करी थी। तो जब वो जेनी को देखती है तो वो डबल खुश हो जाती है, क्योंकि पहले तो उसके मसाज से मिस एनी को नींद आ गई थी, वो भी इतने दिनों के बाद, और दूसरा ये कि जेनी ही वो लड़की थी जिसने एनी के बेटे बैन की जान बचाई थी। हाँ, उस समय जब उसका एक्सीडेंट हुआ था, जब इसने सीपीआर दिया था बैन को, और बैन ने उसको हक भी किया था। तो इससे होता यह है, मिस एनी के दिल में बड़ी उम्मीद जागती है कि क्या पता इन दोनों का कुछ हो जाए। और अब वो जेनी को काफी सारे पैसे देना चाहती है, जिसे लेने से वो इनकार कर देती है, ये कहते हुए कि ये तो मेरी ड्यूटी थी, पार्लर वाले मुझे पे कर देते हैं। तो एनी सीधा रिसेप्शनिस्ट को ही ज्यादा पे कर देती है कि इसे थोड़ा ज्यादा बोनस दे देना। इसके बाद वो जेनी को इनवाइट करती है अपने घर पे दोस्तों, और अगले दिन जेनी जाती भी है। वो मिस एनी का घर देखकर पहले तो दंग रह जाती है, ये घर है कि क्या है, क्योंकि उनका घर बहुत ही अच्छा होता है। पहले बगीचे होते हैं, ढेर सारे लग्जरी कार्स होते हैं, और फिर उनका घर होता है। घर पे बहुत सारे कीमती डेकोरेशन वाले चीजें होती है। तो मिस एनी जेनी से मिलती है और हॉल रूम में बिठाती है, जहाँ जेनी उन्हें फिर से वही चाय पिलाने की कोशिश करती है। वो कप लेने के लिए किचन में जाती है तो देखती है कि वहाँ पहले से बैन मौजूद है, और वो अपनी शराब की बोतल खोलने की कोशिश कर रहा है, मगर उसका बोतल ओपनर मिल नहीं रहा। जब तक वो उसे ढूंढ रहा होता है, तब तक में जेनी शराब की बोतल को अपने हाथ से गिरा देती है
और फिर ऐसे रिएक्ट करती है कि ये तो अपने आप गिर गया। वो तुरंत ही कांच के टुकड़े वगैरह क्लीन करने में लग जाती है ताकि ज्यादा गंदगी ना हो। और आवाज सुनकर तभी दोस्तों एनी भी आ जाती है। वो और बेन जेनी को सफाई करने से मना करते हैं कि कोई बात नहीं और लोग कर लेंगे, लेकिन वो केयर करने का नाटक करती है कि आप में से किसी के पैर में अगर ये चुभ गया तो क्या होगा। ये देखकर मिस एनी को बड़ा अच्छा लगता है कि बढ़िया लड़की है ये तो, और वो तुरंत ही उसे बेन के बारे में बताने लग जाती है। एक तरह से वो बेन और जेनी की सेटिंग करना चाह रही है दोस्तों, जिससे चिढ़कर बेन वापस अपने कमरे में चला जाता है और फिर मिस एनी उसके पीछे पीछे जाती है उसको मनाने के लिए। तब तक में हम देखते हैं किचन में जेनी वो हर्बल टी कप में डाल देती है और फिर एक छोटी सी शीशी में से कुछ और भी चाय में मिक्स कर देती है। पता नहीं क्या कर रही है। इसके बाद वो चाय पिलाती है मिस एनी को और फिर उनकी बॉडी को मसाज देने लग जाती है। तो इस दौरान वो काफी बातें भी करते हैं, जिससे एनी को ये पता चलता है कि जेनी की एक बार नहीं बल्कि दो बार शादी हो चुकी है। पहला हस्बैंड चीटर निकल गया, इसीलिए डिवोर्स लेना पड़ा, और दूसरा शराब के नशे में काफी मारता पीटता था, घरेलू हिंसा वगैरह करता था, इसी वजह से दूसरा को भी तलाक देना पड़ा। दोनों शादी का एक्सपीरियंस तो हालांकि बेकार ही रहा, मगर जेनी के दिल में अभी भी आश है कि वो एक हैप्पी मैरिड लाइफ जिएगी। तो मिस एनी उसको बताती है मेरे बेटे की भी एक बार शादी हो चुकी थी, मगर कार एक्सीडेंट में उसकी वाइफ चल बसी। तब से बेन ने शराब पीना शुरू कर दिया था। उसने तो अपनी जिंदगी मानो जैसे जीना छोड़ दिया, हमेशा बस उसी की याद में डूबा रहता है वो। और मैं उसकी शादी सोच रही हूँ तुमसे करवा दूं, तुम मुझे बहुत ही पसंद आ गई हो, तुम्हारे पेरेंट्स से मिलवा दो मुझे। तो तब जेनी कहती है पर मेरे पेरेंट्स की तो मौत कई साल पहले हो चुकी है और मैं बिल्कुल अकेले ही रहती हूँ, छोटी मोटी जॉब करके अपना गुजारा करती हूँ, मगर एक फैमिली की कमी मुझे आज भी खलती है। दोस्तों जेनी के जाने के बाद सारी बातें मिस एनी अपने हस्बैंड मिस्टर बेक को बताती है, पर आगे हमें पता चलता है दोस्तों कि अभी तक जो भी बातें जेनी ने अपने बारे में मिस एनी को बताई थी उसमें तो काफी झोल है, क्योंकि जेनी के मॉम डैड जिंदा हैं। वो एक सोना सर्विस रन करते हैं। और एक्चुअली दोस्तों जेनी ने मिस एनी के सामने बड़ी बड़ी बातें की थी कि मुझे तो जंक फूड बिल्कुल पसंद नहीं है, ये वो। और वैसे सच में उसको दोस्तों मैगी, चाउमीन और पास्ता तक बनाना नहीं आता, गैस जलाने में भी डर लगता है उसको, इसीलिए वो नूडल्स को बिना पकाए कच्चा ही खा लेती है, क्योंकि इस वक्त उसकी मॉम बड़ी बिजी थी एक लेडी को मसाज देने में और उन्होंने कुछ पका के भी नहीं रखा हुआ था। ऊपर से जेनी को बड़ी तेज भूख भी लगी हुई थी। और उधर एनी बेक को यानी अपने हस्बैंड को जेनी की अच्छाइयां बताती है और बताते बताते सो जाती है, जिससे बेक बड़ा खुश होता है कि चलो इतने दिनों के बाद कम से कम इसको नींद तो आई। नींद में एनी को फ्यूचर की एक ग्लिम्स दिख जाती है, जिसमें जेनी ने एनी की खानदानी रिंग को पहना हुआ है, जो कि शादी के बाद बहू को दिया जाता है वही। इससे एनी और भी ज्यादा श्योर हो जाती है कि मेरे बेटे की शादी तो पक्का उससे ही हो रही है, और वो इस बारे में अपनी पूरी फैमिली को बताती है। फिर अब अगले दिन की बात है दोस्तों, बेन अपने खानदानी जिम में सोया होता है, तभी वहाँ पे आती है मिस ग्रेस, जो कि यहाँ पे पर्सनल ट्रेनर के लिए मतलब अप्लाई करने के लिए आई थी जॉब के लिए। और ग्रेस का फिगर और पर्सनैलिटी को देखते हुए बेन बिना ज्यादा पूछताछ किए हुए उसे जॉब पे रख लेता है। मगर बेन की बहन मोटो आ जाती है बीच में। वो अच्छे से ग्रेस का रिज्यूमे देखती है और उससे काफी ज्यादा सवाल जवाब करने के बाद जॉब पे रखने के लिए राजी हो जाती है। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि जो मोटो है ना, एक फैट रिमूविंग क्लिनिक में काम करती है। मगर मोटो खुद इतनी मोटी है कि जब भी कोई क्लाइंट उसको क्लिनिक में देखता और उससे कंसल्टेशन के लिए मतलब आता, तो उनके मन में तो यही ख्याल आता कि जब ये अपनी टेक्निक को अपने पे इस्तेमाल नहीं कर पा रही है तो फिर हमें क्या बताएगी। और बातों ही बातों में मोटो के जो शर्ट का बटन है वो टूटकर क्लाइंट के ऑयली फेस पे चिपक जाता है, जिससे वो तुरंत ही वहां से चली जाती है नाराज होकर। और तब इस क्लिनिक के डॉक्टर मिस्टर जॉन मोटो से कहते हैं कि देखो तुम हमारे क्लिनिक के लिए नेगेटिव इंप्रेशन बना रही हो, अच्छा यही होगा कि तुम अपने वेट पे ध्यान दो और कुछ दिनों के लिए मैं ये काम संभालता हूँ, तुम रहने दो। और दोस्तों ये सारी बातें जॉन ने अकेले नहीं कही थी, दो रिसेप्शनिस्ट के सामने मोटो को सुनाई थी, जिससे उसको थोड़ी बेइज्जती फील होती है। और तब मोटो अपनी पुरानी कार्डबोर्ड कटआउट देखती है जो कि ऑफिस के एंट्रेंस पे लगी हुई थी। उसमें मोटो काफी स्लिम थी, जिसको देखकर मोटो को अपना पहला वाला फिगर याद आ जाता है। मगर अब तो वो अपने ईटिंग पैटर्न पे कंट्रोल ही नहीं कर पाती। कुछ भी अच्छा हुआ तो उसे खाने का मन करता है, कुछ बुरा हुआ तो खाने का मन करता है, बोर हो रही है तो खाने का मन करता है, और एक्साइटेड है तो भी खाने का मन करता है। मतलब हर समय खाने का मन होता है उसका। अब वो पतली तो होना चाहती है, लेकिन ये खाने का जो ये सीन चल रहा है कैसे होगी भाई। यहाँ से कुछ दिनों के बाद की बात है, बेन की बेटी इना का आज बर्थडे होता है। इसी खुशी में एनी ने फैमिली के लिए लंच ऑर्गेनाइज किया था और इसमें जेनी को भी इनविटेशन मिला था। तो जेनी यहाँ फ्लावर लेकर पहुंच जाती है। यहाँ फिर से एनी अगेन वो शादी की बात छेड़ देती है। तो बेन तो जेनी को डायरेक्टली वार्न कर देता है कि देखो मुझे ये शादी करने के बारे में सोचना भी नहीं है, ना ही तुम सोचना। मेरी 13 साल की बेटी है, आजकल टीनेजर्स के काफी नखरे होते हैं, तुम उसकी भलाई के लिए कोई बात करोगी तो वो तुम्हें एक बुरी स्टेप मॉम होने का टैग दे देगी। और ये है मेरी बहन मोटो। लोगों का कहना है कि ननद तो वैसे भी बड़ी बदमाश होती है, पर मेरी बहन उन सबसे 10 कदम आगे है, तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बना देगी ये। ऊपर से ये मैडम घर की सारी दौलत अपने बॉयफ्रेंड जॉन पे लुटाने की ठान चुकी है। इसने उसके लिए वाइन बार और कैफे का बिजनेस खोल कर दिया था, जो कि बुरी तरह से फेल हो गया, और अब रिसेंटली एक क्लिनिक भी खोल के दिया है। और अब बताओ क्लिनिक किसने दिया, और अब इसे ही काम से निकाल दिया है।
कि तुम्हारी वजह से गलत इंप्रेशन पड़ रहा है, और हम लोग तो इस मोटी को समझा समझा कर थक गए हैं कि वो लड़का तुम्हें बस यूज कर रहा है। नहीं, पर इसको समझना ही नहीं है सच्चा प्यार है कि मेरा। जिससे दोस्तों अब माहौल थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। यहाँ पे एनी बैन को यहाँ से लेके जाती है और अकेले में माँ बेटे के बीच झगड़ा होने लग जाता है, क्योंकि बैन मूव ऑन नहीं करना चाहता और उसकी माँ जबरदस्ती उसकी सेटिंग करने में लगी हुई है। वहीं उसकी मॉम का कहना तो ये होता है कि बेटा, सीना आज जिंदा होती अगर तुमने मेरी भविष्यवाणी को मानकर शादी ना की होती। तुम दोनों का मेल लिखा हुआ था ही नहीं, पर तुम्हें तो तकदीर के लिखे को बदलना था ना। सीना की मौत तुम्हारी जिद की वजह से हुई है। और ये बात दोस्तों इना सुन लेती है। वो अपने केक पे लगे कैंडल्स को बुझाकर अपने रूम में आ जाती है और गुस्से में बैन भी घर से बाहर चला जाता है। इसी वक्त बहुत तेज बारिश भी होने लग जाती है और अचानक एनी की तबीयत बिगड़ जाती है। तब मिस्टर बेक यानी उसका पति और मोटो मिलकर उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। बेक जेनी से कहता है कि स्टोव पे सूप चढ़ा दिया है, जरा स्टोव तुम बंद कर देना। मगर दोस्तों जेनी को तो ये गैस चलाना, स्टोव चलाना ये आता ही नहीं था। घर पे इस वक्त सिर्फ नाराज इना और जेनी ही बचे हुए थे, जिन दोनों का मूड मतलब बिल्कुल खराब था। तो जेनी किसी और से मदद भी नहीं ले सकती। ऊपर से सूप भी बहुत तेज आंच की वजह से नीचे गिर रहा था। ऐसे में जेनी उठाती है एक चिमटा और किसी तरह से गैस को बंद करने की कोशिश में लग जाती है, मगर उससे हो ही नहीं पाता। तभी आ जाती इना और वो गैस ऑफ कर देती है आराम से। इसके बाद वो जेनी को कन्फ्रंट करती है कि तुमने ग्रैंडमा के चाय में क्या मिलाया था बताओ। जेनी डर जाती है दोस्तों। पिछली बार जब वो आई थी और उसने चाय में कुछ तो पाउडर जैसा मिक्स किया था, तो तब इना ने उसको ये करते हुए देख लिया था। अब जेनी थोड़ा सोचकर कहती है कि वो तो दालचीनी का पाउडर था बस। दूसरी ओर बैन गया हुआ था अपनी वाइफ के मेमोरियल पे, जहां सीना के पेरेंट्स भी आए हुए थे। दरअसल दोस्तों आज के दिन सीना की डेथ एनिवर्सरी भी थी। बैन के सास ससुर उसको इस गंदे हुलिया में देखकर भड़क जाते हैं और कहते हैं कि कितनी बार कहा है हमने कि इस तरह हमारी बेटी के पास मत आया करो, क्योंकि तुम्हें इस तरह देखकर मेरी बेटी कभी खुश नहीं होगी। तुम्हें अच्छे से रहना चाहिए। इसके बाद सीना की मॉम फिर से वही सेम बातें करती है कि मेरी बेटी उस एक्सीडेंट में मर गई, मगर तुम्हें एक खरोंच तक नहीं आई। उसने मुझे बताया था कि तुम्हारे पास कोई तो स्पेशल पावर है। खैर, क्या ये इसी वजह से हुआ? सीना के गुजरे हुए 7 साल हो चुके हैं, अब तुम्हें मूव ऑन कर लेना चाहिए। अब रात हो चुकी थी दोस्तों और इना को लगी थी बड़ी भूख, इसीलिए जेनी उसको माइक्रोवेव में गर्म करके वही सूप दे देती है, जिससे इना उससे बड़ी खुश होती है और उसके सामने अपनी सारी फैमिली की सच्चाई बक देती है कि मेरी फैमिली के पास कुछ सुपर पावर्स थे जो कि उन्होंने मॉडर्न लाइफ स्टाइल डिजीजेस की वजह से खो दी है। मेरी ग्रैंडमा को लगता है कि तुम्हारी वजह से उनकी खोई भी पावर उन्हें मिल रही है, इसीलिए वो तुम्हें यूज करने के लिए ही सिर्फ अपने घर का सदस्य बनाना चाहती है। पता है तुम्हें? पता है एक और चीज बताऊं, ग्रैंडमा को इंसोम्निया हो गया है, जिसकी वजह से वो सो नहीं पाती और ना सोने की वजह से उन्हें सपने में जो फ्यूचर दिखाई देता था वो बंद हो गया है। मोटो इतनी मोटी हो गई है कि पहले की तरह उड़ नहीं सकती। मैं 13 साल की हो गई हूँ, अब तक मेरे सुपर पावर्स भी जागे नहीं है, जो कि जाग जाने चाहिए थे, मगर ऐसा नहीं हुआ। और डैड, जिनके पास हैप्पी मोमेंट में जाने की सुपर पावर्स थी, वो भी खो चुके हैं। दरअसल वो डिप्रेशन में है, इसीलिए उन्हें पास्ट की कोई भी चीज हैप्पी नहीं लगती और वो पास्ट में जा नहीं सकते अब। इसीलिए मेरी फैमिली की हालात बिगड़ती जा रही है। मगर इन सारी बातों पे दोस्तों जेनी को यकीन ही नहीं होता। उसको लगता है कि ये लड़की मुझे पसंद नहीं करती, इसलिए फालतू की मनगढ़ंत कहानियां सुना रही है ताकि मैं यहाँ से दूर चले जाऊं और इसके पापा से शादी ना करूं। कुछ देर बाद जब बैन घर पे आता है तो देखता है जेनी किचन में बर्तन साफ कर रही है। पूछने पर उसे पता चलता है कि इन्होंने ने सूप पिया है। तो जेनी जब बैन के हाथों में एक सॉफ्ट टॉय देखती है तो कहती है, तुम अपनी बेटी को ये सॉफ्ट टॉय देने वाले हो ना? अब वो बच्ची नहीं रही, उसे ये सब पसंद थोड़ी आएगा। तो बैन जेनी से साफ साफ कह देता है कि देखो, मुझसे शादी करने का ख्याल तुम अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि शादी के बाद एक औरत को क्या चाहिए होता है कि उसका पति उसकी रक्षा करे, उसे बचाए। मगर मैं तो खुद डिप्रेशन में हूँ, ना तो मैं किसी की हेल्प कर सकता हूँ ना किसी को बचा सकता हूँ। और तब जेनी कहती है, पर मैंने तो देखा तुम्हें उस दिन, तुम उस बच्ची की डूबती हुई सॉफ्ट टॉय को बचाने के लिए ऊपर से सीधा कूद पड़े थे समंदर में। यानी तुम्हारे अंदर अभी भी दूसरों की मदद करने और उन्हें बचाने की ताकत है। ये कहकर जेनी अपने घर चली जाती है, जहाँ हम ग्रेस को भी देखते हैं दोस्तों, यानी कि दोनों सिस्टर्स थी। ये लोग नाटक कर रहे थे और इस नाटक की मास्टरमाइंड थी इनकी मॉम। इन्होंने इससे पहले भी 2 मुर्गों को ऐसे ही हलाल किया था। यानी जेनी का जो पहला हस्बैंड था ना, उसे जिस लड़की के साथ फिजिकल होते हुए जेनी ने रंगे हाथों पकड़ा था, वो थी खुद उसकी बहन ग्रेस। चीटिंग को ग्राउंड बनाकर जेनी ने उससे डिवोर्स ले लिया और शायद उसके बाद उसे काफी मोटा पैसा भी हथियार लिया। इसके बाद सेकंड हस्बैंड, हालांकि शराब पीने के बाद थोड़ा मारपीट जरूर करता था, मगर जेनी ने खुद ही शराब की बोतल दे मारी थी अपने सर पे और फिर पुलिस में कंप्लेंट कर दी कि इसने मेरे साथ घरेलू हिंसा करी, जिसकी वजह से उसे मिल गया डिवोर्स और एलिमनी भी। इसके आगे हम देखते हैं कि इन्होंने जो अपनी फैमिली सीक्रेट बताए थे जेनी को कि हमारे फैमिली में सुपर पावर्स हैं, वही चीज जेनी अपनी फैमिली में अपनी मॉम, सिस्टर
और अंकल को बता के बड़ी हंस रही होती है। इसके बाद स्टोरी पास्ट में शिफ्ट होती है जब बैन महज 10-12 साल का था। उस समय वो अपने दोस्तों के साथ एक लकी ड्रॉ खेलने गया हुआ था। जो भी इस ड्रॉ को जीतेगा उसको एक बहुत ही बड़ी सी मछली की शेप वाली कैंडी मिलेगी, जिसे वो जीत भी लेता है और बड़ा खुश होता है कि चलो मजे आ गए, क्योंकि उसके दोस्तों को वो नहीं मिल पाई थी, इसीलिए उसे खुशी हो रही थी। उसके सारे दोस्त उसकी खूब तारीफ भी करते हैं कि वाह भाई तू बड़ा किस्मत वाला है, तूने इतनी बड़ी कैंडी जीत ली। और छोटा सा बैन अपनी माँ के साथ एक खुशी बांटना चाहता था, इसीलिए वो उसे कैंडी को बिना एक भी बार खाए हुए लेकर जाता अपने घर अपनी मॉम को ये दिखाने के लिए। मगर ये क्या दोस्तों, उसकी मॉम खुश होने के बजाय बड़ी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना वहाँ जाने के लिए, वहाँ पे एक एक्सीडेंट होने वाला था, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो गुस्से में वो उस कैंडी को फेंक देती है, जिससे वो चकनाचूर हो जाता है और बैन रोना शुरू कर देता है। उसे बस वही पल याद आ रहे होते हैं जिस पल में वो उस कैंडी को जीता था। जैसे ही वो आंखें बंद करता है ना, वैसे ही गायब हो जाता है और पास्ट में पहुंच जाता है, वो भी उस वक्त जिस वक्त उसे कैंडी मिली थी। उसे बड़ा मजा आता है कि वाओ यार मैंने ये सब कुछ फिर से देख लिया, मतलब मेरे अंदर बढ़िया पावर है। अचानक बैन के गायब होने से उसकी मॉम भी समझ आती है कि बैन के सुपर पावर एक्टिवेट हो चुके हैं। उधर दोस्तों अभी बैन तो पास्ट में आ गया है ना, लेकिन पास्ट में ऑलरेडी बैन भी तो रहेगा, तो वो पास्ट वाले बैन को देखता है जो कैंडी जीतने के बाद अपने दोस्तों की वाहवाही सुनता है और फिर जाता है अपने घर अपनी मॉम को वो कैंडी दिखाने के लिए। तभी फ्यूचर वाले बैन को दिखाई देती है एक लड़की जो कि एक क्यूट से पपी को लेकर जा रही थी। आगे एक मोड़ आता है और उसका पप्पी अपनी रस्सी छुड़ाकर भाग जाता है। वो लड़की उसको पकड़ने जाती है और तभी एक एक्सीडेंट की आती है आवाज। उस लड़की का पपी एक बाइक के नीचे आकर मर गया था, जिसकी वजह से वो लड़की बहुत रोती भी है। और ये सारी चीजें देखकर बैन समझ जाता है कि मेरी मॉम सही कह रही थी, यहाँ पे सच में एक्सीडेंट होने वाला था। तभी दोस्तों वो वापस प्रेजेंट में चला आता है और उसे बड़ा दुख होता है कि जिस वक्त मैं इतना खुश था उसी वक्त बताओ ऐसी बुरी चीज हो गई। बैन एक्चुअली दोस्तों उस पपी की जान बचाना चाहता था, इसीलिए वो दोबारा से अपनी आंखें बंद करके पास्ट में जाता है। वो लाख कोशिश करता है मगर हर बार वो उस पपी को बचाने में नाकामयाब ही रहता है, क्योंकि पास्ट में वो ना तो किसी को दिखाई देता था और ना ही किसी से बात कर सकता था और ना ही किसी को पकड़ सकता था। लगातार कई बार मोमेंट में जाने से और पपी की मौत देखने से वो कैंडी जीतने वाला जो उसका हैप्पी मोमेंट था वो हो जाता है उसके लिए सैड मोमेंट, और फिर वो दोबारा उस मोमेंट में नहीं जाना चाहता था। इसके बाद दोस्तों हम बैन का वो हैप्पी मोमेंट देखते हैं जिसमें इना पैदा हुई थी। हाँ, उस वक्त बैन और सिना दोनों ही बहुत ज्यादा खुश थे और बैन ने कहा भी था कि ये मोमेंट मेरे लिए हद से ज्यादा खुशी वाला है, मैं इसको दोबारा आने से कभी बोर या उदास नहीं होने वाला, मैं तो इस मोमेंट को अनगिनत बार देखना चाहता हूँ। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है दोस्तों, यानी इना के बर्थडे के अगले दिन। तो बैन देखता है कि बाहर डस्टबिन में आज तक जितने भी बर्थडे पे बैन ने उसको सॉफ्ट टॉयज दिए थे उन्हें इना ने डस्टबिन में डाल दिया, फेंक दिया। तभी इना निकलती है अपने स्कूल के लिए। वो अपने फोन के स्क्रीन को देखते देखते जा रही होती है, तो बैन टोकता भी है कि फोन तो कॉल करने के लिए होते हैं, कभी कर भी लिया करो, बस वीडियोस ही देखती रहोगी क्या, रास्ते में तो फोन को बैग में डाल दो वरना ऐसे गिर जाएगा कहीं, तुम भी गिर जाओगी। तभी दोस्तों हम एक ब्लैक बाइकर को देखते हैं जो कि इना को फॉलो कर रहा होता है। दोपहर के टाइम हम बैन को देखते हैं एक स्टोर में अपनी बेटी के लिए कोई दूसरा बर्थडे गिफ्ट खरीदते हुए। वहीं उसे मिल जाती है जेनी जो कि उसके चॉइस का मजाक उड़ाती है और फिर एक मस्त सा शूज पसंद कर देती है इना के लिए। इसके पैसे वो टेबल पे रख कर चला जाता है। तभी मॉल में दोस्तों फायर अलार्म बज जाता है और बिल्कुल अफरा तफरी शुरू हो जाती है। जेनी पैनिक होकर वहीं पे गिर जाती है। तभी वहाँ पे आता है बैन जो कि जेनी का हाथ पकड़ लेता है। और यहाँ एक चीज गौर करने वाली बात है दोस्तों कि बैन के हाथ में चोट का निशान है, जबकि उसे अभी चोट लगी भी नहीं है। कुछ देर के लिए जेनी दूसरे लोगों को देखती है भागते हुए, तभी बैन गायब हो जाता है और इसके बाद मॉल में अनाउंसमेंट की जाती है कि ये एक फॉल्स फायर अलार्म था। इसके बाद जेनी जाती है अपने घर और इना जब स्कूल से आती है और अपने रूम के दरवाजे पे वो कूल से शूज टंगे हुए देखती है तो उसे फौरन अंदर ले जाकर पहनती है, बड़ी खुश भी होती है। हाँ, उसे जूते बड़े पसंद आ गए थे। तभी वो देखती है कि दरवाजे पर उसके डैड छिपकर ये देख रहे हैं, हाँ उसकी हरकतें। अब अगले दिन जब मोटो जिम में जाती है तो देखती है कि जिम करने आए लोगों से लेकर ट्रेनर सभी के सभी ग्रेस को लालच भरी नजरों से देख रहे हैं, जो कि मोटो को पसंद नहीं आता। वो जाकर ग्रेस की इंसल्ट करने की कोशिश करती है तो बदले में ग्रेस भी उसके मोटापे का मजाक उड़ा देती है। तभी वहाँ पे मिस जेनी के साथ आती है और उसे बताती है कि मेरा बेटा पहले फायर फाइटर हुआ करता था, मगर मुझे उसकी जान की बड़ी चिंता हुई और मैंने उसके लिए जिम खोल दिया ताकि वो एक सेफ और सही बिजनेस करे। एक बार बैन की शादी हो जाए तो मैं ये बिल्डिंग और ये जिम दोनों उसके नाम कर दूंगी। जिस पे जेनी कहती है कि मैं आपके कहने का मतलब समझ रही हूँ वैसे, मगर मुझे ये सब बड़ा जल्दबाजी का काम लग रहा है। ये बातें दोस्तों मोटो सुन लेती है और बड़ी ऑफेंड हो जाती है कि ये बिल्डिंग तो मेरी होकर रहेगी, आपने कहा था कि जिसकी पहले शादी और बच्चे होंगे ये उसी का होगा। जिस पे एनी कहती कि हाँ मैं तो अभी भी यही बात कह रही हूँ, पर तुमसे मुझे कोई उम्मीद नहीं है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो तुम्हें कमिटमेंट देने से डरता है। और तब अकेले में ले जाकर मोटो अपनी माँ को खूब सुनाती भी है कि आपको सबके सामने बोलने की क्या जरूरत थी, मतलब आपको अपनी बेटी से ज्यादा उस लड़की पे भरोसा है। आपको पता है क्या उसका बैकग्राउंड, उसके बारे में कभी सोचा है? हम जिस बीच पे गए थे वहाँ उसका होना, बैन की जान बचाना
और फिर उसी मसाज पार्लर में जॉब करना जिसमें आप रेगुलर जाती हैं, ये सब आपको खटक नहीं रहा कुछ? तो एनी कहती है, अरे देखो जेनी बहुत ही प्यारी लड़की है, समझी। इधर जेनी को बैन मिल जाता है दोस्तों, वो उसको थैंक यू कहती है कल मॉल में उसका हाथ पकड़ने के लिए। और ये बात सुन लेती है एनी, जो कि फिर बात का बतंगड़ बना देती है और इनको छेड़ने भी लगती है। अच्छा तो बात यहाँ तक पहुँच गई, हाथ पकड़े जा रहे हैं। लेकिन बैन इस बात को झूठा बताकर चला जाता है वहाँ से और जेनी सिर्फ ब्लश करते रह जाती है। रात में दोस्तों जेनी की पूरी फैमिली साथ बैठकर प्लानिंग करती है कि आखिर ऐसा क्या किया जाए कि बैन और उसकी फैमिली जल्दी से जल्दी शादी करवा दे जेनी की। मतलब ये प्लानिंग की वो लोग बैन की शादी जेनी से करवा दे। अब अगले दिन की बात है, हम ईना को उसके स्कूल में देखते हैं। ये नया स्कूल था ईना का, उसने कुछ ही महीने पहले इसको ज्वाइन किया था और अभी तक यहाँ पे एक भी फ्रेंड बनाने में वो कामयाब नहीं हो पाई है। सारे स्टूडेंट्स ने अपना अपना क्लब ढूंढ लिया था पर उसने अभी तक कोई क्लब भी ज्वाइन नहीं किया था। इसीलिए ईना का क्लास टीचर कॉल करता है बैन को और उसको सारी बातें बताते हुए कहता है कि देखो, मेरे हिसाब से आपको अपनी बेटी से थोड़ा तालमेल बैठाना चाहिए, आपको उसको सोशलाइज करने में हेल्प करनी चाहिए। ईना अपनी लाइफ में बाकी बच्चों की तरह ग्रो नहीं कर रही है। ये जानकर दोस्तों बैन के अंदर बड़ी बेचैनी होती है और वो शराब पीने की सोचता है, मगर उसके डैड ने सारे शराब की बॉटल्स फिकवा दिए थे। बैन से वो कहते हैं कि इस तरह घर में अकेले शराब पीने से तुम कभी भी डिप्रेशन से बाहर नहीं आ पाओगे, तुम्हें पीना ही है ना तो मेरे साथ चलो। और वो उसको एक रेस्टोरेंट में लेके जाते हैं जहाँ पहले से एनी ने जेनी को बुला के रखा हुआ था। अब मिस्टर बेक यानी कि एनी के हस्बैंड वो कहते हैं कि बेटा तुम एनी के साथ यहाँ पे बैठ के पियो। और बैन भी समझ आता है कि ये मेरे पेरेंट्स की एक और चाल है मेरी सेटिंग करवाने के लिए, इसलिए वो भी आज जमकर शराब पीने की सोचता है। दूसरी ओर दोस्तों मोटो गई होती है अपने बॉयफ्रेंड के पास यानी जॉन के पास क्लिनिक में, और वहाँ वो क्या देखती है ना कि मोटो की जो स्लिम ट्रिम वाली कार्डबोर्ड कटआउट थी वो हटा दी गई है वहाँ से, और ऊपर से जॉन के केबिन से किसी लड़की की आवाज आ रही थी। रिसेप्शनिस्ट तो यही कहती है, अंदर वो चेकअप कर रहे हैं, मगर काफी देर तक वो आवाजें कम नहीं होती, बंद नहीं होती, तो मोटो से रहा नहीं जाता। वो अंदर चले जाती है जहाँ उसको दिखाई देती है ग्रेस। मोटो जॉन से कहती है कि रात हो गई और तुम अभी भी यहीं हो? तो वो कहता है हाँ ये लास्ट पेशेंट आ गई थी इसीलिए रुकना पड़ा। अब इतना सुनते ही ग्रेस कहती है ओ सॉरी, अगर मेरी वजह से आपको लेट रुकना पड़ा मैं इसका कंपनसेशन देने को तैयार हूँ। और ये बात मोटो को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तभी ग्रेस कहती है ठीक है फिर, हमने नंबर तो एक्सचेंज कर ही लिया है, मिलना जुलना होता रहेगा। ग्रेस के जाने के बाद दोस्तों मोटो जॉन से प्यार से पूछती है और फिर उसे शादी करने के लिए कहती है। साथ ही वो अपनी मॉम के प्लान के बारे में भी उसको बताती है कि मुझ में और मेरे भाई में जो भी जल्दी शादी करके बच्चे करेगा जिम उसके ही नाम होगा। मगर फिर भी दोस्तों जॉन रेडी नहीं होता। वो कहता है कि ये क्लिनिक खोलने के लिए जितने पैसे तुमने मुझे उधार दिए थे, जब तक मैं उन्हें चुका नहीं देता तब तक मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला। अब रीजन तो जॉन ने अलग दे दिया, मगर मोटो को समझ आ गया था कि जॉन मेरे हाथी जैसे बदन की वजह से परेशान है, वो मुझसे इस हालात में तो शादी करने वाला है नहीं। और इससे होता यह है कि मोटो का सब्र का बांध टूट जाता है और वो सोचती है कि बस अब तो मैं किसी भी हाल में पतली होकर ही रहूंगी। इसीलिए वो अपने भाई के जिम में जाकर ट्रेडमिल में नॉन स्टॉप दौड़ना शुरू कर देती है। और इधर जब इना अपने स्कूल से घर लौट रही होती है तो उसे लगता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। वो भागकर एक लेडीज पब्लिक टॉयलेट में छिप जाती है और सबसे पहले अपने ग्रैंडपा को कॉल करती है, मगर वो तो इस वक्त कुकिंग कर रहे थे इसलिए फोन नहीं उठा पाते। तब वो कॉल लगाती अपनी आंटी यानी मोटो को, जिसने ठान के रखा हुआ था कि मैं तो आज पतली होकर ही रहूंगी, इसीलिए वो भी फोन नहीं उठाती। इसके बाद इना अपनी ग्रैंडमा को कॉल करती है जो कि सोई हुई थी, और तब वो आखिर में कॉल करती है अपने डैड को और डरते हुए कहती है कि मैं जनगैंग पार्क के रेस्टरूम में हूँ, क्या आप मुझे लेने आ सकते हो? मगर अभी तक तो बैन पीकर सो चुका था, इसलिए फोन उठाया था जेनी ने। मगर जैसे ही उसको समझ में आता है कि फोन जेनी ने उठाया तो वो कॉल कट कर देती है। हालांकि दोस्तों इन्होंने सारी बातें तो जेनी को बताई नहीं थी, मगर जेनी बैन को जगाकर कहती है लगता है इना का कोई पीछा कर रहा था, वो काफी डरी हुई थी और उसने तुम्हें पार्क वाले वॉशरूम में आने के लिए कहा हुआ है। और ये पता है दोस्तों आपको, पीछा करने वाला कोई और नहीं बल्कि जेनी का अंकल ही था। ये सब जेनी और उसकी फैमिली का प्लान है। बेटी ने कॉल किया था और वो खतरे में है। इतना सुनते ही बैन भागना शुरू करता है। हालांकि उससे तो ठीक से चला भी नहीं पाता, फिर भी वो गिरते पड़ते जेनी का सहारा लेते हुए किसी तरह से पहुंच जाता है उस वॉशरूम के पास, और वहाँ वो ब्लैक कॉस्ट्यूम और ब्लैक हेलमेट में उस आदमी को देख लेता है जिसे पहले भी बैन ने इना के आसपास देखा था। मतलब ये काफी टाइम से ट्राई कर रहे थे। अब वो उस आदमी से फाइट करने की सोचता है। जेनी भी अपने अंकल को इशारा करती है कि थोड़ा सा मार खाने की एक्टिंग कर लो, और ये बैन भाई साहब भी दोस्तों नशे में होने की वजह से एक मुक्का मार देते हैं उस आदमी को जो कि हेलमेट पे लगता है, और वो भी बेहोश होने की कर देता है एक्टिंग जेनी के इशारे पे। मगर असल चोट तो लगी थी बैन के हाथों में, क्योंकि हेलमेट पे लगा था उसका हाथ, जिससे वहाँ पे जख्म बन जाता है। अपने डैड की आवाज को सुनकर इना भी टॉयलेट से बाहर आ जाती है और देखती ही डैड ने मार खाकर उस बदमाश आदमी को बेहोश कर दिया जो कि मेरा पीछा कर रहा था। पर वो अपने डैड के कहने पर भी वॉशरूम से पूरी तरह से बाहर नहीं आ रही थी। वो बार बार अपना स्कर्ट पकड़ के रखी हुई थी, जिससे जेनी को शक होता है, और उसका शक सही था। इना को उसका फर्स्ट पीरियड हुआ था, इसलिए वो पास वाले शॉप से जाकर उसके लिए पैड ले आती है। वो उसे कैसे यूज करना है वगैरह ये सारी चीजें भी सिखाती है, बड़ा कंफर्टेबल फील करवा कर। तो जेनी उसको अपना जैकेट देती है ताकि वो पीछे से कमर पे बांध ले। फिर ये लोग जाते हैं घर, जहाँ फर्स्ट पीरियड के लिए बैन उसको
कॉन्ग्रेचुलेट करना चाह रहा था, मगर इना तो अनकंफर्टेबल होकर घर के अंदर भाग जाती है क्योंकि उसके लिए ये बहुत अलग था। जिसके बाद बेन जेनी से पूछता है बाहर ड्रिंक करने के लिए चलें क्या? जेनी कहती है मैं तो चल लूंगी, मगर तुम्हें इस बार ड्रिंक शेयर करनी होगी, सुबह की तरह नहीं कि सारा शराब खुद ही अकेले घटक लो। इसके बाद हम इनको एक छोटे से ओपन रेस्टोरेंट में देखते हैं जहां खाते पीते ये बातें करते हैं। तो बेन जेनी से कहता है कि आज तुमने जो मेरी बेटी के लिए किया ना उसका शुक्रिया, पर सुनो तुम आए दिन अगर ऐसे मेरे और मेरी फैमिली की मदद करती रहोगी तो ये मत सोच लेना कि मैं भी तुम्हारे लिए बदले में कुछ कर पाऊंगा। मैं डिप्रेशन वाला आदमी हूँ, मैं किसी के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। तो जेनी कहती है कौन कहता है तुम कुछ नहीं कर सकते? तुमने कल मेरा हाथ तो पकड़ा था ना, मेरे लिए इतना तो काफी है। तो बेन कहता है कि मैंने कितनी बार कहा है कि मैंने तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ा। तो जेनी कहती है अच्छा जी, ज्यादा भोले बनने की एक्टिंग मत करो। जब हम मॉल में थे और फायर अलार्म बजा, मैं जमीन पे गिर गई थी तो तुम ही तो मुझे उठाने के लिए आए और मेरा हाथ भी पकड़ा तुमने, फिर पता नहीं कहाँ गायब हो गए तुम। ये बात बहन को बड़ी अजीब लगती है दोस्तों, क्योंकि वो तो कल जूते के पैसे देने के बाद चला गया था वहाँ से। तब जेनी उसके हाथों पे पट्टी लपेटते हुए कहती है इसका मतलब ये हो सकता है कि तुम फ्यूचर से आए होंगे उस समय, जैसा कि तुम्हारी बेटी स्टोरी बनाती है ना तुम्हारे बारे में कि तुम पास्ट में ट्रेवल कर सकते हो, तो हो सकता है कि तुम फ्यूचर से आए हो और तुमने मेरा हाथ पकड़ा और चले गए वापस। जिसपे बैन कहता नहीं मैं तो अब पास्ट में जा ही नहीं सकता डिप्रेशन की वजह से। जिसपे मजाक में जेनी कहती कि हो सकता है तुम्हें मेरे साथ रहकर खुशी फील हो रही हो अंदर से, जिसे तुम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। एक बार आंख बंद करके कोशिश तो करो, हो सकता है तुम मेरे साथ बिताए गए पास्ट के टाइम में चले जाओ। तो बैन कहता है अगर ऐसी कोई बात होती तो मैं पास्ट में जाने के बाद भी किसी चीज को पकड़ नहीं पाता हूँ, मतलब मेरे लिए सब इनविजिबल रहता है, मतलब मेरे लिए ऐसी सिचुएशन हो जाती कि मैं चीजों को टच नहीं कर पाता। फिर तुम्हारा हाथ कैसे पकड़ पाता मैं? देखो वो मैं नहीं था जिसने कल तुम्हारा हाथ पकड़ा, सिंपल है। जिसपे जेनी कहती हो सकता है मैं स्पेशल हूँ। और दोनों फिर थोड़े हंसी मजाक के बाद अपने अपने घर चले जाते हैं। इधर मोटो मैडम जिम बंद होने के बाद भी ट्रेडमिल का जान नहीं छोड़ती दोस्तों, वो तो भागे जाती है। भागते भागते एक पल तो ऐसा आता है कि वो थोड़ा सा हवा में उड़ जाती है और फिर सीधे जमीन पे। उस वक्त जिम में ग्रेस मौजूद होती है जो कि उसको आराम से सांस लेने को कहती है, मगर वो रोने लग जाती है। उधर घर पे बैन को जेनी की कही बातें याद आती है और वो बस एक बार आंख बंद करके सच में पास्ट में जाने की कोशिश करता है और चला भी जाता है। वो पहुंच जाता है उसी मोमेंट में जब मॉल में फायर अलार्म बजा था और जेनी गिर गई थी, और तब बैन उसका हाथ पकड़कर देखने की कोशिश करता है कि जेनी जो कह रही थी क्या ये पॉसिबल है या नहीं। तो सच में दोस्तों वो उसका हाथ पकड़ पाता है। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि वो पास्ट में गया हो और उसने किसी चीज को पकड़ा। ये पहली बार हो रहा है जब वो पास्ट में गया और किसी चीज को पकड़ा। इसके बाद दोस्तों बैन प्रेजेंट में चला जाता है और काफी खुश होता है कि वाओ मैं डिप्रेशन से बाहर आ गया, मैं दोबारा से अपने पास्ट में जाने की कोशिश करता हूँ। मुझे सीना के साथ बिताए के बीच मोमेंट को फिर से एंजॉय करना है। मगर जैसे बीच और हैप्पी मोमेंट वगैरह वो इमेजिन करता है ना, वो पहुंच जाता है उस टाइम में जब बैन समुद्र में डूब रहा था और जेनी उसे बचाकर बीच पे लेके आई थी। तब जेनी को उसने सीना समझकर हक कर लिया था। ये देखकर बैन हैरान हो जाता है। वो फिर से कोशिश करता है इना के जन्मदिन में जाने की, मगर वो पहुंच जाता है उस मोमेंट में जब इना वॉशरूम से बाहर आई थी, मगर तभी उसके पीछे से जेनी भी बाहर आती है। इससे बैन फिर परेशान हो जाता है कि मैं जब भी पास्ट के हैप्पी मोमेंट्स में जाने की कोशिश कर रहा हूँ तो जेनी के साथ बिताए के मोमेंट में क्यों पहुंच रहा हूँ? ये क्या है? क्या इसका मतलब ये है कि जब जेनी मेरे पास होती है तभी मैं खुश होता हूँ, या फिर और कोई बात है, या फिर वो कोई सच में स्पेशल है मेरे लिए, या उसके पास भी कोई स्पेशल पावर है मेरी तरह? यही जानने के लिए दोस्तों अगले दिन बैन जाता है उस मसाज पार्लर में जहाँ जेनी जॉब करती है। वहाँ के रिसेप्शनिस्ट से वो जेनी के बैकग्राउंड के बारे में जानने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पे जेनी और उसकी मॉम खुद आ जाती हैं। जब जेनी को वो कन्फ्रंट करता है ना कि मैं जब भी पास्ट में जा रहा हूँ तो मुझे सिर्फ तुम ही दिखाई दे रही हो, आखिर लोचा क्या है? तो मिस एनी उसको समझाती कि बेटा ये कोई लोचा वोचा नहीं है बल्कि प्यार है। फिर वो कहती है कि जेनी का हमारे परिवार के आसपास रहना अच्छा साबित हो रहा है। देखो ना हम सबकी खोई भी शक्तियां धीरे धीरे वापस आ रही हैं। इना के भी पीरियड्स आ चुके हैं, उसके भी पावर्स जल्द ही अनलॉक हो जाएंगे। हमें जेनी को यहाँ की जॉब छुड़ाकर इना के लिए ट्यूटर की जॉब पे रखना पड़ेगा। बहन को कुछ समझ नहीं आता दोस्तों, मगर मिस एनी ने तो ठान लिया था और उनकी मर्जी के आगे किसकी चलेगी? किसी की भी नहीं। इसके बाद सीन दोस्तों पास्ट में शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं वो टाइम जब बैन फायर फाइटर हुआ करता था। तो एक दिन की बात है, क्या हुआ बताता हूँ आपको। उसे हॉस्पिटल से न्यूज आती है कि सिना को बेबी हुई है, जिसे देखने के लिए वो खुशी खुशी चला जाता है। वहाँ वो अपनी वाइफ और बच्ची के साथ ये स्पेशल टाइम एंजॉय करने में बड़ा बिजी हो गया था और बाहर एक बुरा एक्सीडेंट हो गया था। दरअसल हॉस्पिटल की कुछ ही दूरी पर एक स्कूल में आग लग गई थी। इसमें कई सारे लोगों की जान बचाई गई थी, मगर आखिर एक बच्चे की जान बचाने के लिए बैन के सीनियर की जान चली गई। इस बात का पता जब बैन को चलता है तो उसे बड़ा अफसोस होता है कि अगर मैं उस दिन अपनी बेबी को देखने के लिए हॉस्पिटल नहीं गया होता तो आज मेरे दोस्त जैसा सीनियर वो जिंदा होता, उनका बेटा अनाथ नहीं होता और न ही इतने सारे लोगों की औलादें छिनती उस आग में। इसके बाद दोस्तों बैन कई बार
अपनी बेटी के जन्म वाले हैप्पी मोमेंट में जाता है, मगर हर बार उसको याद आता है कि मैं पास्ट में अपने बेबी के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ और बाहर इतना बड़ा हादसा हो रहा है जिसे मैं रोक नहीं पा रहा। इस बात का बैन पे बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ जाता है। वो अपनी बेबी और वाइफ के साथ इस नए जर्नी को एंजॉय करने के बजाय बार बार उसी मोमेंट में जा पाता है, इस कोशिश में कि वो अपने सीनियर और उन बच्चों को बचा सके जिनकी मौत उस आग में हुई थी। इसी वजह से वो अपनी वाइफ से डिस्कनेक्ट हो जाता है। उसका अपने ड्यूटी पे ध्यान नहीं रहता, जिसकी वजह से बैन को फायर फाइटर की जॉब से निकाल दिया जाता है और उसको साइकेट्रिस्ट की हेल्प लेने की सलाह दी जाती है, पर वो नहीं मानता। देखते ही देखते 7 साल गुजर जाते हैं। एक दिन जब बैन अपनी बीवी बच्ची को लेकर कार से जा रहा होता है तो अचानक से वो पास्ट में चला जाता है। हाँ, अचानक से ही, जबकि वो खुद ड्राइविंग कर रहा था और कार से अचानक ड्राइवर गायब होने की वजह से कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें बेचारी सीना की तो मौत हो जाती है, इना बुरी तरह से घायल। मगर बैन को एक खरोंच तक नहीं आती, क्योंकि एक्सीडेंट के टाइम वो कार में था ही नहीं, वो तो पास्ट में चला गया था। और जब वो वापस आता है तो देखता है कि ये हाल हो गया। अपनी बीवी बच्चों को आवाज लगाता है ड्राइविंग सीट से ही। गाड़ी की हालत इतनी खराब हो गई थी कि अगर उस वक्त बैन भी गाड़ी में मौजूद होता तो उसकी भी जान चली जाती, ऐसा हो गया था। सीन आता है फिर से प्रेजेंट में दोस्तों। जेनी अपनी फैमिली को बताती है कि बैन को तो मेरा हाथ पकड़ना याद ही नहीं है। तब उसकी फैमिली बड़ी खुश होती है कि लगता है बैन मेंटली स्टेबल नहीं है। उसकी मॉम भी अजीब अजीब से सपने में फ्यूचर देखने की बातें करती है। ये सब कोर्ट के जजमेंट में हमारे फेवर में काम करेगा और उनकी सारी संपत्ति को संभालने वाली इकलौती समझदार और स्टेबल पर्सन घर की बहू जेनी ही बनेगी। कानून की मदद से हम इसे उनकी लीगल गार्डियन बनाएंगे। हालांकि ये इतना आसान तो नहीं होगा, तुम्हें काफी सारे एविडेंस जुटाने की जरूरत पड़ेगी बेटा। देख रहे हो दोस्तों, इनका अलग ही प्लान चल रहा है यहाँ। इसके कुछ दिनों के बाद जेनी हाथों में बड़ा सा गुलदस्ता लेकर पहुंच जाती है बैन के घर और उसकी फैमिली से कहती है, ये मुझे बैन ने दिया था और कहा था मैं आकर इसी घर में रहूं। जिससे बैन ऑफेंड हो जाता है और कहता है ये तो झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। वो साइड में ले जाकर जेनी को खूब झाड़ता है तो वो भी उदास हो जाती है और कहती है तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुमने पहले मेरा हाथ पकड़ा मॉल में और उससे इनकार कर दिया बाद में, फिर फाउंटेन के पास तुमने मुझे ये फ्लावर्स दिए, प्यारी प्यारी बातें की, मुझे टाइटली हक किया वगैरह वगैरह और अपने साथ यहाँ रहने के लिए कहा, और अब तुम इससे भी मुकर रहे हो। यार आखिर तुम मुझे सबकी नजरों में झुकाना क्यों चाह रहे हो? जिससे बैन समझ जाता है दोस्तों कि लगता है ये काम भी मैंने फ्यूचर से आकर ही किया होगा, इसीलिए अभी ये चीज मुझे पता नहीं है। दूसरी ओर हम मोटो को देखते हैं जो कि अभी बिल्कुल स्लिम ट्रिम हो गई है। वो रैंप में मॉडल्स के साथ वॉक करती है, पर और मॉडल्स की वॉक को भूलकर सभी मोटो की वॉक की तारीफ करते हैं। उसका बॉयफ्रेंड भी उसके गुणगान करता है, जिससे मोटो बड़ी खुश और वो जाती बिल्डिंग के टॉप पे और वहां से मारती है छलांग। वो पहले की तरह हवा में उड़ने लग जाती है और अपनी इस उड़ान का भरपूर मजा लेती है। लेकिन ये क्या दोस्तों, अचानक से वो मोटी हो जाती है और जमीन पे धड़ाम, जिसके बाद उसको रियलाइज होता है कि ये तो मेरा हसीन ख्वाब था, रियल में अभी भी वो मोटी है। तभी उसके रूम में एक ब्रोकर आती है क्लाइंट को लेकर, जिसके बाद मोटो को पता चल जाता है कि ये अपार्टमेंट जिसमें मोटो रहती है उसे उसकी मॉम ने बेचने का इरादा कर लिया है। इसीलिए वो गुस्से में जाती है अपनी मॉम के पास, जो कि जेनी से मसाज ले रही होती है। वो उसे बाहर जाने को कहती है क्योंकि ये फैमिली मैटर है। हालांकि मिस एनी तो ये कहती है कि देखो जो भी कहना है जेनी के सामने ही कहो, ये हमारे परिवार की सदस्य है। मगर मोटो नहीं मानती। वो रूम से जेनी को बाहर भेजकर अपनी मॉम से खूब झमेला कर लेती है कि आपने फिर से पैसे फंसा दिए ना, जिसकी वजह से आपको मेरा अपार्टमेंट बेचना पड़ रहा है। जिसपे उसकी मॉम कहती है कि बेटा अब जेनी आ गई है और उसके हाथ लगते हैं मुझे नींद आना शुरू हो जाती है। अब जल्दी मुझे प्रॉपर फ्यूचर दिखना शुरू हो जाएगा और मैं अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके फिर पैसे बनाऊंगी। यही सब कहते कहते वो सच में सो जाती है। वहीं बाहर खड़ी जेनी छिपकर इनकी सारी बातें सुन रही थी और वॉइस रिकॉर्ड भी कर देती है। वो रिकॉर्डिंग फिर अपनी पूरी फैमिली को भेजती है और फिर तो उसका बस एक ही काम होता है, तरह तरह से इस फैमिली का दिल जीतने का। इतने दिनों में जेनी को ये तो समझ आ गया था कि इना अपने लुक्स को लेकर बड़ी इनसिक्योर है, इसीलिए वो उसकी आईब्रोज बना देती है और कहती है तुम्हें इन मोटे मोटे चश्मों के पीछे छिपने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बहुत ही सुंदर हो बेटा। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं थोड़ी देर और हम नोटिस कर पाते हैं कि इना की आंखें बिल्कुल ब्लूइश हो गई हैं। वो उस वक्त जेनी के मन में जो चल रहा होता है उसके बारे में जान जाती है और कहती है आप जिम बिल्डिंग की मालकिन बनना चाहती है ना। जेनी हैरान दोस्तों और सोचती है ये बच्ची तो बड़ी होकर दिमाग पढ़ने वाली बन जाएगी। फिर अगले दिन की बात है दोस्तों, इना स्कूल में होती है, जहाँ एक लड़की जो कि इना से दोस्ती करना चाहती है ना, वो उसके पास आती है और कहती है कि आज तुम थोड़ी अलग दिख रही हो, क्या बात है, तुमने अपने आईब्रोज सेट करवा दिए, तुम बड़ी प्यारी लग रही हो। इना खुद की तारीफ सुनकर बौखला जाती है और उसके हाथ से अपना चश्मा छीनती है और इसी छीना झपटी में उसका चश्मा गिर जाता है। तब इना का क्रश वो चश्मा उठाकर उसको देना चाहता है, पर उससे पहले वो इना से थोड़ी देर तक आई कांटेक्ट करता है और सोचता है कि वाह यार कितनी क्यूट है ये। और तभी इना की आंखें हल्की ब्लू हो जाती है और उसे अपने क्रश के मन की बात पता चल जाती है, पर वो इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देती। दूसरी ओर हम देखते हैं दोस्तों मोटो को, जो कि जिम में अपना वेट देखती है। अभी भी उसका वेट 100 किलो से बहुत ज्यादा है
जिससे उसका मूड ऑफ हो जाता है और उसे खाने का मन करने लग जाता है। तो वो अपने बॉयफ्रेंड को लगाती है कॉल और उससे कहती है कि आज मेरा चीट डे है, तो क्या तुम मेरे साथ डिनर पे चलोगे? तो वो तो क्लाइंट के साथ क्लिनिक में बिजी होने का बहाना कर देता है, मना कर देता है। तब मोटो कुछ अमीर लेडीज से एक होटल में मिलने का प्लान बनाती है नेटवर्किंग के लिए, ताकि वो अपने बॉयफ्रेंड के लिए और नए क्लाइंट्स बना सके, जो कि ग्रेस सुन लेती है और रात में उसी होटल में जॉन को डेट पे लेके चली जाती है। जॉन तो मोटो को नहीं देखता, मगर वो इन दोनों को यहाँ साथ में देखकर बिल्कुल जल जाती है और इनका पीछा करती है। वो लोग लिफ्ट से 12th फ्लोर पर गए होते हैं, तो मोटो से दूसरी लिफ्ट आने का इंतजार नहीं होता। वो सीढ़ियों से ही 12वें फ्लोर तक चल जाती है और देखती है कि दोनों किस विस कर रहे हैं। ये देखकर मोटो का तो दिल टूट जाता है दोस्तों, और वो रोते हुए वहां से चली जाती है। इधर घर पे भी डिनर का टाइम हो गया था। जेनी सभी के लिए डिनर लेके आती है किसी तरह से। उसने पता है गैस जलाने के लिए एक स्टिक बना ली थी, जिससे वो दूर से ही गैस जला और बुझा सकती है। अब मिस एनी तो सो गई थी, बेक क्लब गया होता है और वहाँ एक फीमेल के साथ डांस कर रहा होता है मस्त, जिसका वीडियो जेनी के अंकल बना रहे होते हैं। घर पे जेनी इन और बैन के साथ ही डिनर करती है और फिर जो कचरा रहता है वो बैन को बाहर डस्टबिन में फेंक आने को कह देती है। जब वो बाहर जाता है ना, तो उसे फ्लावर्स की ट्रक दिखाई देती है। उसमें ऑरेंज फूलों का गुलदस्ता भी होता है एक, जो कि दिखने में बिल्कुल जेनी के फूलों की तरह लग रहा होता है। उसे बैन उठाता है और सोचता है कि जेनी के फूल तो मुरझाने लगे हैं, और तभी वो उस टाइम में पहुंच जाता है दोस्तों जब जेनी पे वो नजर रख रहा था, यानी इना के फर्स्ट पीरियड के सेकंड डे। जेनी फाउंटेन पर किसी का तो इंतजार कर रही थी। बैन उसका पीछा करता है और तभी जेनी को भी अंदाजा हो जाता है कि उसके पीछे कोई है। वो देखती है ये तो बैन है, और बैन वो फ्लावर्स अपनी पीठ के पीछे छुपा देता है कि नहीं, ये फ्लावर्स तो मैं इसको नहीं देने वाला और ना ही इसको हक करने वाला हूँ। तभी उसे उसी ओर एक बाइक आते हुए दिखती है। वो जेनी को अपनी ओर खींचता है, जिससे जेनी खींचकर डायरेक्ट बैन की बाहों में चली जाती है और उस वक्त एक प्यारा सा मोमेंट बन जाता है। इधर प्रेजेंट में दोस्तों मोटो अपना सारा सामान पैक करके कुछ दिनों के लिए अपनी मॉम के साथ रहने के लिए जा रही होती है, क्योंकि उसका दिल टूट गया था। उसने सोचा जॉन मुझे पसंद कर रहा होगा, लेकिन नहीं, वो तो ग्रेस के साथ मस्त है। लेकिन तब जॉन उसको सपोर्ट करता है और कहता है कि मैं तुम्हारा फैन था जब तुम एक मॉडल हुआ करती थी, पर अब देखो तुम्हारा वजन कितना बढ़ गया है। मुझे लगता है ये सब मेरी ही वजह से हुआ है। तुमने मेरा बिजनेस सेटल करने में अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। हम लोग ना कुछ दिनों के लिए ब्रेक ले लेते हैं, ताकि तुम फिर से खुद पे फोकस कर पाओ। मोटो समझ जाती है कि मुझसे छुटकारा चाहिए इसको, इसीलिए इस ब्रेकअप में मेरी भलाई है। बस जो भी हो दोस्तों, मोटो अपने फैमिली हाउस में चली जाती है, जहां वो फिर से जेनी को मिस एनी के लिए चाय बनाते हुए देखती है। तो मोटो कहती है ये चाय मुझे दे दो, मुझे भी थोड़ी आराम की जरूरत है, और मॉम के लिए काम करो, दूसरी चाय बना दो। मगर जेनी घबरा जाती है और कहती नहीं नहीं, मैं आपके लिए दूसरी चाय बनाती हूँ, ये मॉम के लिए है स्पेशल। जिससे मोटो को जेनी पे शक हो जाता है और वो कहती है कहीं तो मेरी मॉम को चाय में कुछ मिला के तो नहीं दे रही, I mean, नींद की दवा वगैरह, क्योंकि उन्हें आजकल बड़ी नींद आ रही है। तब ऐसा कुछ नहीं हो, ये प्रूव करने के लिए जेनी खुद वो चाय पी लेती है और इन्हें दूसरी बना कर देती है। इसके बाद दोस्तों जब वो डिनर के बर्तन क्लीन कर रही होती है, तो उसे जोरों की नींद आने लग जाती है। मगर मोटो ने उस पे नजर बनाए रखी थी, इसीलिए वो खुद को जगाए रखने की पूरी कोशिश करती है। यानी कि ये जेनी बहुत खतरनाक है। कुछ देर के बाद वो देखती है कि मोटो हल्के कदम से कहीं तो जा रही है, तो वो भी उसके पीछे पीछे चली जाती है और आगे उसे दिखता है कि मोटो इनकी फैमिली की एंटीक पीसेस देख रही है। वो कुछ तो खोजने की कोशिश कर रही थी। आगे वो सारे लॉकर्स को भी चेक करने लग जाती है। तब जेनी इस चीज का वीडियो बनाने में लग जाती है, ताकि आगे चलकर जब मोटो इस फैमिली की लीगल गार्डियन बनने की कोशिश करे, तो ये वीडियो दिखाकर साबित हो जाएगा कि इसने तो अपने घर पे ही चोरी की है, ये लीगल गार्डियन बनने के लायक है नहीं। पर आगे जेनी जो देखती है ना दोस्तों, उससे तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है उसकी। दरअसल ऊपर वाले लॉकर तक मोटो का हाथ नहीं जा रहा था, पर वो उस तक पहुंचने की बहुत कोशिश करती है और देखते ही देखते वो जमीन से ऊपर उठ जाती है। वो उस लॉकर के लेवल तक पहुंच जाती है। इस तरह से मोटो को हवा में उड़ता हुआ देखकर जेनी की तो डर के मारे हालत खराब। वो उसे भूत समझकर जल्दी से वहां से भाग जाती है, पर उसकी एक चप्पल वहीं पे खुल जाती है, जो कि फिर मोटो देख लेती है। इधर भागते भागते जेनी टकरा जाती है बैन से, जो कि अभी ही पास्ट से प्रेजेंट में आया है। फाउंटेन के पानी में भीगने की वजह से उसके बाल अभी भीगे हुए हैं, गीले हैं। बैन जेनी को गिरने से बचाने के लिए अपनी बाहों में थाम लेता है और उसके गीले बालों से पानी की बूंद टप टप करके जेनी के चेहरे पे गिरती है, जिसे पोंछते हुए वो दूसरी ओर देखती है और सामने उसे एक मिरर दिखता है दोस्तों, यानी कि आईना। और उस मिरर में जेनी के सिवा और कोई नहीं दिख रहा था। मिरर में वो खुद को बैन की बाहों में लेटे हुए देखने के बजाय हवा में लटका हुआ देख रही थी खुद को, जिससे जेनी की तो बोलती बंद हो जाती है। उसे लगता है ये भी भूत है, मैं पता नहीं किस भूतिया फैमिली के बीच फंस गई हूँ। यही सोचकर उसका डर के मारे बुरा हाल। और इसी के साथ इस सीरीज का पहला पार्ट यहाँ पे खत्म होता है दोस्तों। आगे बड़ा मजेदार होने वाला है। जेनी की फैमिली का क्या प्लान है, जेनी इस फैमिली के पीछे क्यों पड़ी हुई है, और आगे क्या होगा, बड़ा मजा आएगा देखने में। आप भी इंतजार कीजिए, लेकिन इस एपिसोड को ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले आगे लाने के लिए और एपिसोड्स को। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।